आपने फाइल के नाम के आगे MP4, MP3, 3GP, MKV इत्यादि तो लगे हुए देखेंगे होंगे। और आप इतना तो जानते ही होंगे कि MP4 वीडियो होते हैं और MP3 गाने। लेकिन कभी कभी हमारे सामने कुछ ऐसे भी नाम आ जाते हैं जिनका हमें कुछ अता पता ही नहीं होता, जैसे कि कोडेक, H264, FF, MPG आदि। और यहाँ से आपकी अकल काम करना बंद कर देती है कि ये सब है क्या भला। तो इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं शब्दों के बारे में सारे कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। चलिए मैं एक फ़िल्म के बारे में बताता हूँ जो मैंने कहीं से डाउनलोड की थी। उस फिल्म में वीडियो तो थी ही, लेकिन वो फिल्म साथ में 2 भाषाओं में थी, अंग्रेजी और हिंदी में। और साथ ही साथ उसमें सबटाइटल भी साथ में दिए हुए थे। अब आप पूछोगे सबटाइटल क्या होता है? ये होते हैं सबटाइटल। ये जो आदमी बोल रहा है वही नीचे लिखा आ रहा है, इसी को सबटाइटल कहते हैं। यूट्यूब में एक बटन होता है CC नाम का, उसको दबाने से ये सबटाइटल चालू भी हो जाते हैं और ये उसी से बंद भी हो जाते हैं। खैर, तो हाँ, उस फिल्म के नाम में MP4 लिखा हुआ था और उसमें 4 चीज़ें थी, एक वीडियो, 2 भाषाओं में आवाज़ और एक सबटाइटल। यानी एक ही फाइल में 4 चीज़ें थी। ये ताकत है MP4 कंटेनर फॉर्मेट की। अभी मैंने एक नया नाम लिया ना, क्या बोला? कंटेनर फॉर्मेट। हाँ, कंटेनर फॉर्मेट। ये जो भी फाइल के अंत में MP4, MP3, MP2, MP1 नहीं होता है, 3GP, MKV, WMV, FLV, WebM और भी पता नहीं क्या क्या होता है, ये सारे कंटेनर के फॉर्मेट है। कंटेनर फॉर्मेट, कंटेनर का मतलब एक ऐसा डब्बा है जिसमें कुछ फिक्स जगह बनी होती है, जिसमें आप अलग अलग चीज़ें जैसे कि वीडियो, आवाज़, सबटाइटल, वीडियो बनाने वाले का नाम, कैमरे का नाम, जिसे आपने ये वीडियो बनाया है, इत्यादि इत्यादि वहाँ पे डाल के घुसा के पैक करके रख सकते हो। सब प्रकार के डिब्बों मतलब कंटेनर फॉर्मेटों में ये जगह नहीं होती है। जैसे कि 3GP वाले कंटेनर फॉर्मेट में एक वीडियो और एक भाषा में ही ऑडियो सेव करने की सुविधा होती है। उसमें ना तो आप MP4 की तरह एक साथ बहुत सारी भाषाओं में ऑडियो सेव कर सकते हैं और ना ही कहीं सबटाइटल सेव करने के लिए उसमें कोई खांचा बना होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि MP4 और 3GP में क्या फ़र्क है। बस यही थोड़ा थोड़ा फ़र्क बाकी फॉर्मेट जैसे MKV, WMV, FLV, WebM इत्यादि में भी मिल जाएगा। अब आते हैं H264, H265, H263 जैसे नामों पर। ये क्या चीज़ है? देखो भाई, जब वीडियो रिकॉर्ड होता है तो कैमरे की मशीन बहुत ही भारी मात्रा में डाटा फेंकती है। ये डाटा इतना ज़्यादा होता है कि अगर आप 1 मिनट के लिए भी उसे सीधा रिकॉर्ड कर लो ना, तो आपकी 2-4 GB को तुरंत ही खा जाएगा। 2-4 GB जितना डाटा हो जाता है, हर मिनट फेंकता है उतना। अब रिकॉर्डिंग वाली फाइल को छोटा करने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि इतना डाटा तो आप ना कहीं अपलोड कर सकते हो, ना कहीं कुछ नहीं कर सकते उसका। यहाँ पे काम आता है एनकोडर। एनकोडर को आप एक शॉर्ट हैंड भाषा में लिखने वाली मशीन की तरह समझ सकते हो, जो डाटा को शॉर्ट भाषा में लिखता है। इस तरह शॉर्ट भाषा में लिखने से वो 3-4 GB का डाटा सिमट कर 10-12 MB में समा जाता है ना कमाल? बिल्कुल है। इन एनकोडरों द्वारा जिस भाषा में लिखा जाता है उन भाषाओं के नाम है 263, H264, H265, VP8, VP9 इत्यादि। तो ये क्या चीज़ है? ये जो बड़ी सी फाइल होती है जो डायरेक्ट कैमरे से निकलती है, उसको जो छोटा करने का जो टेक्निक होती है। अब मान लो कोई वीडियो को छोटा करने के लिए एनकोडर ने उसे H264 भाषा में लिख दिया। अब जब आप उसे प्ले करोगे तब उस शॉर्ट हैंड भाषा को वापस मूल वीडियो में बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा? तो उसे कौन बदलता है? उसे वापस बदलने वाली चिड़िया का नाम है डिकोडर। इस तरह से डिकोडर एनकोडर का उल्टा काम करता है। तो ये तो हुई मोटा मोटी जानकारी। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ी गहरी जानकारी, यानी अंदर की बात। कैमरे में एनकोडर एक मशीन ही होती है, जबकि जब आप स्क्रीन रिकॉर्ड करते हो अपने कंप्यूटर या मोबाइल में, तब सिर्फ इसी स्क्रीन को रिकॉर्ड करने और ऐसे एनकोड करने के लिए कोई स्पेशल मशीन नहीं लगी होती है आपकी। तब वो काम एक सॉफ्टवेयर करता है। तो हम कैमरों में लगी उस मशीन को भी एनकोडर ही कहेंगे और उस कंप्यूटर मोबाइल के सॉफ्टवेयर को भी एनकोडर ही कहेंगे। इसी तरह छोटे साइज़ के सस्ते MP3 प्लेयर तो आपने देखे ही होंगे। उनमें MP3 को वापस पढ़ने के लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है, बल्कि एक
खुद चिप लगी होती है, मशीन लगी होती है, जबकि ये कंप्यूटर या मोबाइल में ऐसी कोई चिप नहीं लगी होती है। ये काम एक सॉफ्टवेयर करता है। तो कुल मिलाकर मैं ये बताना चाहता हूँ कि एनकोडर या डिकोडर एक मशीन यानी एक चिप भी हो सकते हैं, या फिर एक छोटा सा 100-200 KB का सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं। दूसरी बात ये जानने की है कि वैसे तो एनकोडर प्लस डिकोडर इन दोनों शब्दों को मिलाकर कोडेक नाम बना है, परंतु आजकल जो सॉफ्टवेयर सिर्फ एनकोडिंग करता है उसे भी कोडेक कहते हैं, और जो सिर्फ डिकोडिंग करता है उसे भी कोडेक कहते हैं। तो कोडेक का मतलब सिर्फ एनकोडिंग करने वाला भी हो सकता है, सिर्फ डिकोडिंग करने वाला भी हो सकता है, और दोनों काम मिलाकर करने वाला भी हो सकता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक शॉर्ट हैंड भाषा में जैसे कि H264 में लिखने का सॉफ्टवेयर एक कोडेक कहलाता है, जबकि एक लाइब्रेरी फाइल में जो आप डाउनलोड करते हो, जो DLL डाउनलोड करते हो, उसमें एक से ज़्यादा कोडेक भी हो सकते हैं। इस तरह H263 में लिखने का एक कोडेक हो गया, H264 में लिखने का एक और कोडेक हो गया, अलग हो गया वो उससे। H265 में लिखने का एक और कोडेक हो गया। इन तीनों कोडेक को किसी ने एक ही फाइल में पैक करके रख दिया तो ये फाइल कहलाएगी कोडेक लाइब्रेरी। चौथी बात यह है कि जो शॉर्ट में लिखने की भाषाएं होती है उन्हें शॉर्ट में लिखने की भाषाएं नहीं बोलते हैं, ये तो मैं समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ। उनका एक नाम है। उन शॉर्ट में लिखने की भाषाएं जैसे ये H263-64 इनको बोलते हैं एनकोडिंग फॉर्मेट या कंप्रेशन फॉर्मेट। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इन नामों को गूगल पर सर्च करके आराम से विस्तार से पढ़ सकें इनके बारे में। तो आपको मैं एक कीवर्ड दे रहा हूँ जो आपको गूगल पर सर्च करना है। इस तरह ये जो H263, H264, H265 आदि जो चीज़ें होती हैं ये असल में वीडियो एनकोडिंग के फॉर्मेट होते हैं। पांचवी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग कोडेक लिखते हैं वे इन कोडेक के नाम भी रख देते हैं। जैसे कि H264 फॉर्मेट में एनकोड करने वाले कोडेक का नाम XVID है। कल अगर कोई दूसरा प्रोग्रामर इसी H264 फॉर्मेट के लिए एनकोडिंग ही करने वाला एक कोडेक अपनी नई स्टाइल में लिखेगा तो उसका कोई अलग नाम लिख लेगा। इस प्रकार हमारे लिए एक ही एनकोडिंग फॉर्मेट के लिए कई कई सारे अलग अलग नामों के कोडेक मिल जाते हैं, जो काम तो एक ही करते हैं, एक ही एनकोडिंग फॉर्मेट पर काम करते हैं, लेकिन उन कोडेकों के नाम भी अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि वो अलग अलग कंपनियां उनको बनाती हैं। तो अब आपको एनकोडिंग फॉर्मेट और कंटेनर फॉर्मेट में अंतर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैं एक बार फिर से शॉर्ट में समझा देता हूँ। मान लीजिए आप एक स्क्रीन रिकॉर्डर से स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियो बना रहे हैं, तब स्क्रीन रिकॉर्डर डिस्प्ले मेमोरी से वीडियो का डाटा उठाता है और वो डाटा होता है GB में, बहुत बड़ा होता है। फिर उस डाटा की साइज़ को छोटी करने के लिए वह उस डाटा को एक वीडियो कोडेक के जरिए कंप्रेस करता है, छोटा करता है, उसको एनकोड करता है। इस तरह से वह ऑडियो को भी रिकॉर्ड करेगा और ऑडियो की फाइल भी बहुत भारी होगी, बड़ी होगी, तो उसको भी एक ऑडियो कोडेक के जरिए कंप्रेस करेगा। अब इन दोनों चीज़ों को यानी वीडियो को जो कंप्रेस किया हुआ वीडियो है और जो कंप्रेस की हुई ऑडियो है, उन दोनों को वह रखने के लिए एक कंटेनर चुनेगा। मान लो उसने MP4 रख लिया, MP4 कंटेनर को चुन लिया। अब वो MP4 में जगह बनी हुई होती है उस फाइल में कि यहाँ पे आप वीडियो रख सकते हो, यहाँ पर ऑडियो रख सकते हो, यहाँ कोई दूसरी भाषा में ऑडियो रख सकते हो, यहाँ पे सबटाइटल रख सकते हो। तो हमारे पास तो दो ही चीज़ें रिकॉर्ड की है हमने स्क्रीन रिकॉर्डर से, एक तो वीडियो और एक ऑडियो। तो हम ये दोनों चीज़ों को उस MP4 कंटेनर में रख देंगे। इस प्रकार जो हमारी आउटपुट फाइल बन जाएगी वो बन जाएगी MP4 फाइल। तो इस तरह से आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड होती है। अब कुछ नाम आते हैं FFmpeg एवं K-Lite कोडेक पैक। ये क्या होता है? देखो, FFmpeg एक प्रोजेक्ट है जिसमें बुद्धिजीवी समाज का भला चाहने वाले प्रोग्रामों ने मिलकर हर फाइल फॉर्मेट, हर एनकोडिंग फॉर्मेट के लिए कोडेक इकट्ठा किया है ताकि दूसरे प्रोग्रामरों को इस बारे में माथापच्ची ना करनी पड़े। मान लीजिए मेरे जैसा कोई प्रोग्रामर एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है जो कि MP4 वीडियो से सिर्फ आवाज़ को निकाल कर MP3 के रूप में सेव कर सके। तो पहले मुझे फाइल को पढ़ना पड़ेगा, फिर उसमें से आवाज़ को फिक्स जगह खांचे में रखी हुई उसको निकालना पड़ेगा। अब वो है AAC फॉर्मेट में, AAC एनकोडिंग फॉर्मेट में सेव है, उसको सामान्य नॉर्मल रूप में लाना पड़ेगा।
फिर उसे वापस MP3 कंप्रेशन फॉर्मेट में बदलना पड़ेगा, और फिर उसे MP3 कंटेनर फॉर्मेट में डालकर सेव करना पड़ेगा, तब जाकर मेरी MP3 फाइल तैयार होगी। अब इतना काम करने के लिए इसके लिए मेरे को अलग से कोडेक लिखने पड़ेंगे। तो बस मुझे कोडेक नहीं लिखने, मुझे बस FFmpeg ये जो पैकेज आता है पूरा का पूरा, ये काम में लेना है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये कंप्रेशन कैसे फाइल को छोटा करता है, और ये जो फ्रेम रेट, बीट रेट वगैरह होती है, ये क्या होती है। कंप्रेशन का काम दो तरीके से किया जा सकता है। पहला तरीका तो ये है कि आप वीडियो से छांट के बिना फालतू का डाटा ही हटा दो, जो हमारे किसी काम का नहीं है, जो हम देखना ही नहीं चाहते उसको हटा दो, इससे फाइल अपने आप छोटी हो जाएगी। इस तरीके को बोलते हैं लॉसी कंप्रेस। इससे लॉस होता है, डाटा का लॉस होता है, उससे डाटा वो वापस नहीं मिल सकता हमें। एक बार जो गंवा दिया, फेंक दिया, हटा दिया, वो दोबारा नहीं मिल सकता, तो इसे बोलते हैं लॉसी कंप्रेशन। पर एक वीडियो में बिना काम का डाटा क्या हो सकता है। देखिए, एक वीडियो में असल में बहुत सारी फ़ोटो होती है। जब ये फ़ोटो आंखों के सामने से लगातार एक के बाद एक प्रकट होती है, तब हमें ये फ़ोटो नहीं लगती, बल्कि एक वीडियो सा चलती फिरती चीज़ लगती है। कितनी फ़ोटो एक सेकंड में आंखों के सामने से निकल रही है, उसे कहते हैं फ्रेम रेट। क्योंकि वीडियो की हर फ़ोटो को फ़ोटो नहीं बल्कि एक फ्रेम कहते हैं। अब हर फ्रेम यानी कि फ़ोटो की एक साइज़ भी होती है, मतलब एक लंबाई और चौड़ाई होती है, और इसी लंबाई और चौड़ाई के आधार पर यह तय होता है कि वीडियो HD है या SD है। वैसे तो बनाने वाला किसी भी लंबाई चौड़ाई की फ्रेम बना सकता है, फिर भी कुछ स्टैंडर्ड हम ही लोगों ने बना रखे हैं, जैसे 4K, 2K को हम फुल HD बोलते हैं, 1920 × 1080 पिक्सल HD बोलते हैं उसे, 720 पिक्सल HD जिसकी लंबाई चौड़ाई होती है 1280 × 720, 480 पिक्सल, 360p, 240p, 144p, ये स्टैंडर्ड हमने बना रखे हैं। हर फ्रेम को बनाने में कितना डाटा खर्च होता है, वो होती है बिट रेट। उदाहरण के तौर पर एक 144p फ्रेम में 256 × 144 यानी टोटल 36,864 पिक्सल होते हैं। हर पिक्सल में 3 रंग होते हैं, RGB मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू। इन्हीं तीनों रंगों को अलग अलग मात्रा में मिलाकर दुनिया का हर रंग बनाया जा सकता है। एक बाइट में 0 से 255 तक की संख्या आ जाती है, इसलिए अगर हम एक रंग को एक बाइट में सेव करें तो हर रंग की 256 शेड सेव कर सकते हैं। अगर हम उसकी जगह हर रंग की 256 से ज़्यादा शेड सेव करना चाहते हैं, तब हमें 2 बाइट लेने पड़ेंगे, और 2 बाइट का मतलब है उसमें 256 × 256 यानी 65,536 अलग अलग शेड स्टोर कर सकते हैं। अब मान लो हमारी फ़ोटो में साफ साफ रंग है और रंगों की शेड बहुत ज़्यादा है नहीं, तो हम एक रंग की 256 शेड से ही काम चलाएंगे। इस प्रकार एक रंग को स्टोर करने के लिए हमें सिर्फ 1 बाइट लगेगा। इस प्रकार तीनों रंगों के लिए हमें 3 बाइट लगेंगे, और तीनों रंगों से सिर्फ 1 पिक्सल बनता है। हमें चाहिए टोटल 36,864 पिक्सलों को सेव करने के लिए आवश्यक बाइट, तो 1 पिक्सल को लगे सेव करने के लिए 3 बाइट, इसलिए 36,864 को लगेंगे कुल 36,864 × 3 यानी कि 1,10,592 बाइट, मतलब लगभग 110 KB की एक फ्रेम बनेगी। पर वीडियो में तो आंखों के सामने लगातार फ्रेम के बाद दूसरी फ्रेम गुजरती है। मान लीजिए इस वीडियो में आंखों के सामने प्रति सेकंड 30 फ्रेम गुजर रही है, तब हम कहेंगे कि इस वीडियो की फ्रेम रेट 30 है। इसे 30 फ्रेम पर सेकंड यानी कि 30 FPS वाला वीडियो बोलेंगे। एक फ्रेम को सेव करने में लगे थे 110 KB, तो 30 फ्रेम सेव करने के लिए लगेंगे 30 × 110 यानी कि 3300 KB, यानी कि लगभग 3.3 MB, यानी 1 सेकंड का वीडियो सेव करने के लिए 3.3 MB लगे। इसका मतलब यह है कि आपका वीडियो प्लेयर हर सेकंड फाइल में से 3.3 MB डाटा पढ़ेगा और स्क्रीन पर दिखाएगा। 3.3 मेगाबाइट में 26.4 मेगाबिट होते हैं, बाइट बिट 8 गुना बिट होते हैं। तो यह हो गई इस वीडियो की बिट रेट, यानी इस वीडियो की बिट रेट कितनी है 26.4 मेगाबिट पर सेकेंड।
याद कीजिए कि हर पिक्सल में 3 रंग थे, हर रंग के लिए हमने 1 बाइट लिया था। इस प्रकार एक पिक्सल कुल कितने प्रकार के रंग दिखा सकता है? जी हाँ, 256 × 256 × 256 यानी कि 1,67,77,216 रंग, जिसे बोलते हैं 16 मिलियन कलर। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे वीडियो की साइज 144 पिक्सल है, यानी लंबाई 256 पिक्सल है, ऊंचाई या चौड़ाई कुछ भी कहो आप, वो है 144 पिक्सल। इसकी फ्रेम रेट है 30 FPS, इसकी बीट रेट है 26.4 Mbps, और इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा 16 मिलियन अलग अलग कलर हो सकते हैं। इसमें ऑडियो नहीं है, क्योंकि ऑडियो की तो हमने कोई बात ही नहीं की है। और वीडियो 1 सेकंड लंबा है, और इसकी साइज़ है 27 MB। अब 27 MB कैसे होगी? देखिए, 26.4 MB का तो सिर्फ वीडियो हो गया, फिर जो कुछ कंटेनर का बॉडी भी तो लगेगा उसमें, तो वो टोटल मिला के 27 MB हो गया। तो ये हुआ वीडियो रिकॉर्डिंग के समय। आंखों को क्या समझ में आता है और क्या क्या आंखों की लिमिट से ऊपर है, इसकी परवाह किए बगैर है ये 27 MB का, बिना कंप्रेस किए। जब हम कंप्रेस करते हैं तब सबसे पहले ज़रूरी हटाने की चीज़ है, वो है कलर। एक वीडियो में मुश्किल से 1000 अलग अलग कलर हो सकते हैं, लाल, पीला, नीला, काला, कुछ भी, शेड सहित, वो भी हल्का काला, हल्का नीला और ज़्यादा हल्का नीला, ऐसे इनको शेड बोलते हैं। इसलिए 1 पिक्सल सेव करने के लिए 3 बाइट की जगह हम 1 बाइट में 2-3 पिक्सल सेव कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है जो हम हटा सकते हैं, वो है फ्रेम रेट। टीवी पर जो आप चैनल देखते हैं उनका फ्रेम रेट 24 FPS होता है। इससे कम फ्रेम रेट पर आपको वीडियो चौपी लगती है। कभी PUBG खेला है आपने, वो चौपी साथ चलता है गेम, उस टाइम उसकी फ्रेम रेट घट जाती है। प्रति सेकंड आंखों के सामने जो फोटोज निकलती है ना वीडियो साथ दिखने के लिए, वो कम हो जाती है। असलियत में आप एक के बाद एक फोटो आंखों के सामने से निकाल कर आंखों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और एक तरह से ये कहते हैं कि ये आपके सामने से फ़ोटो नहीं निकल रही है, ये एक वीडियो चल रहा है, लेकिन असलियत में वो फ़ोटो ही चल रही है। वो बहुत ज़्यादा 24, 25 फ़ोटो 1 सेकंड में सामने से निकलती है, इसलिए आपको लगता है कि ये फ़ोटो नहीं वीडियो है। लेकिन 24 FPS से जब आप फ्रेम रेट नीचे कर देते हो, 24 से कम फ़ोटो आँखों के सामने से निकालते हो, तो आंखें फिर बेवकूफ़ नहीं बनती। आंखों को साफ पता चल लग जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोचा है, ये फ़ोटो से चल रही है सामने से। वैसे ये फ्रेम रेट मूल रूप से इस पर निर्भर करती है कि वीडियो के सीन में कितनी स्पीड है। उदाहरण के लिए तेज़ गाड़ियों के सीन हुए, खेलों के सीन हुए, गोलियों के जो स्लो मोशन सीन हुए, लड़ाई आदि में जो फ्रेम रेट है जितनी ज़्यादा हो उतना ही साफ दिखता है, वरना वो मोशन ब्लर दिखता है। मोशन ब्लर नाम की चीज़ होती है, जो स्पीड से चलती है गाड़ी, उसके पीछे धुंधलाहट सी आ जाती है, उसे बोलते हैं मोशन ब्लर। वो कम फ्रेम रेट की वजह से दिखती है। जो फ्रेम रेट बढ़ती जाएगी मोशन ब्लर भी उतना ही कम होता जाएगा। फ्रेम रेट बहुत ज़्यादा करने का भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिस स्क्रीन पर वीडियो देखा जा रहा है उसकी जो रिफ्रेश रेट होती है, उससे ज़्यादा फ्रेम रेट होने पर कोई फ़ायदा नहीं, कुछ भी फ़ायदा नहीं। अंतिम चीज़ है फ्रेम की साइज़, यानी रिजोल्यूशन। आपने YouTube पर महसूस किया होगा कि 720 पिक्सल और 480 पिक्सल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आपके वीडियो में कोई छोटे छोटे साइज़ के अक्षर यानी कि टेक्स्ट या फॉन्ट नहीं लिखे हैं, तो आप कम रिजोल्यूशन भी ले सकते हैं। अधिकतम रिजोल्यूशन की सीमा उस स्क्रीन के रिजोल्यूशन से तय होती है जिस पर वीडियो देखा जाना है। वो जो आपकी जो व्यूअर होगा वो अपनी स्क्रीन पर देख रहा है, उस स्क्रीन की क्या रिजोल्यूशन है उस पर डिपेंड करता है मैक्सिमम कितना वीडियो का रिजोल्यूशन होना चाहिए वह बात। तो इस तरह से वीडियो कंप्रेस किया जाता है। परंतु वीडियो में आवाज़ भी होती है, उसे कैसे कंप्रेस किया जाता है? देखो, हमारे कान 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की आवाज़ सुन सकते हैं। जो जो हम बूढ़े होते जाते हैं ये रेंज बढ़ती जाती है। साइंस की एक शाखा है साइको एकॉस्टिक, जिसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि किस स्थिति में तो हमारे कान हर आवृत्ति की आवाज़ पर ध्यान देते हैं और कब कब आदि पर भी ध्यान नहीं देते हैं। इस स्थिति में कुछ आवृत्तियों पर हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है, तब उन आवृत्तियों को ऑडियो में रखकर क्या फ़ायदा है, उन्हें हटाया जा सकता है। उदाहरण के लिए कोई शांत कमरे में ताली बजाता है तो सबका 100% ध्यान जाता है उस तरफ, लेकिन कई गाड़ियों की रेस चल रही है और बीच में कोई एक जना एक ताली बजाता है तो
1-2% का भी ध्यान नहीं जाएगा उधर, तो उस टाइम में उस ताली की आवाज़ को हटाया जा सकता है। ये साइको एकॉस्टिक में पढ़ते हैं कि भाई किस टाइम किस चीज़ पर ध्यान जाता है, किस टाइम कौन सी आवाज़ पर ध्यान नहीं जाता। बाकी की जानकारी आप अगर एक्स्ट्रा जानकारी लेना चाहिए तो इस साइको एकॉस्टिक शब्द को गूगल पर सर्च करके ले सकते हैं। ध्यान दें कि अब तक मैंने आपको जो भी बतलाया है वह सब लॉसी कंप्रेशन था। उसमें डाटा का लॉस हो जाता है, कुछ चीज़ें हम निकाल के फेंक देते हैं फाइल की साइज़ को कम करने के लिए, उसको वापस नहीं लिया जा सकता। इसमें अनावश्यक जानकारियाँ हटाकर फाइल छोटी की जा रही है। इसके अलावा एक लॉसलेस कंप्रेशन का तरीका भी होता है जो आप जिप, रार इत्यादि फाइलों में देखते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है कि चीज़ों को अनावश्यक घोषित करके हटा दिया, बल्कि इसमें अलग अलग तरीकों से लिखकर कंप्रेस किया जाता है। जैसे कि स्क्रीन पर जो आपको संख्या दिखाई दे रही है, इसमें पूरी 21 अक्षर है, एक तो 1 है और बाकी 20 शून्य है। इसे लिखने के लिए हमको टोटल 21 बाइट की आवश्यकता है, हर अक्षर 1 बाइट। लेकिन इसे शॉर्ट में 10 की घात 20 भी तो लिख सकते हैं, जिसे लिखने में सिर्फ 5 बाइट लगेंगे। तो मतलब वही रहा, कोई चीज़ को हमने हटाया नहीं, जानकारी वही की वही है, लेकिन इसमें डाटा का कोई लॉस नहीं हुआ है और ये कंप्रेस भी हो गई है। इसे कहते हैं लॉसलेस कंप्रेशन। वास्तव में लॉसलेस कंप्रेशन में यही विधि नहीं अपनाई जाती है, बल्कि ये मेरा एक प्रयास था कि आपको ये समझाने के लिए कि ऐसा भी संभव है कि सूचना नष्ट भी ना हो और छोटी भी हो जाए। अगर आप नेट पर लॉसलेस कंप्रेशन एल्गोरिदम लिस्ट लिख कर सर्च करेंगे तो आपको विकिपीडिया एक बहुत लंबी लिस्ट दिखाएगा, जिसमें से 2 प्रमुख तरीके हैं, एक LZW और एक डिफ्लेट और एक GZIP। ये 3 तरीके हैं। आपको ये जानकर भी हैरानी नहीं होनी चाहिए कि जिप और रार का कंप्रेशन के तरीके नहीं है। जिप और रार में ये फर्क नहीं है कि इनके कंप्रेशन के तरीके अलग अलग है, ये तो सिर्फ कंटेनर फॉर्मेट है। असल में जो अंदर फाइल डाली जाती है उसके कंप्रेशन दोनों में सेम से होते हैं। रार में भी यही काम में लिए जाते हैं और जिप में भी यही काम में लिए जाते हैं। ये जो कंप्रेशन के तरीके हैं ये है वो LZW और डिफ्लेट, जो जिप और रार दोनों में काम आते हैं। अंतिम शब्द में ये कहना चाहता हूँ कि चाहे लॉसलेस हो या लॉसी कंप्रेशन, दोनों में ही कुछ फाइलें ऐसी भी हो सकती है जिसको किसी भी तरह से कंप्रेस नहीं किया जा सकता। हर फाइल की कोई गारंटी नहीं होती है कि वो छोटी हो जाएगी, बल्कि लॉसलेस में तो कंप्रेस करने के चक्कर में कई बार ओरिजिनल फाइल से भी बड़ी फाइल प्राप्त होती है। वीडियो में लॉसी कंप्रेशन के बाद में लॉसलेस कंप्रेशन ऊपर से अलग से अपनाया जाता है ताकि डबल फायदा हो।